मैं प्रकाश कुमार अपने नए टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह विश्व की एक 4 सभ्यताओं में से एक थी। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व का एक आश्चर्यजनक सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि भारत में इस सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता इसके तुलना में कम विकसित मानी जाती है। प्रथम क्लास में हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक जानकारी के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में, क्षेत्रफल कितना था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई क्या थी। परंतु आज हम इसके एक विशेष विशेषता के बारे में, जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता विख्यात है पूरे विश्व में, आज उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कैसे, या दूसरा क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय सभ्यता थी, सविस्तार वर्णन करें, अर्थात उनकी संपूर्ण विशेषताओं का, अर्थात एक नगर क्यों होता है कोई, या कोई नगर को हम कैसे कहते हैं कि वह बहुत बड़ा नगर है। वहां की सड़क की व्यवस्था अच्छी होती है, नालियों की व्यवस्था अच्छी होती है, वहां पर अलग अलग मनोरंजन के साधन होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल होता है तो उसी प्रकार से वहां पर यह स्नानागार था। उसके बाद उद्योग धंधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जो एक गांव से भिन्न होता है और उसे नगर में परिणत कर देता है। तो आज हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगरीय विशेषता था वह था सड़क। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनाई गई थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और वहां का जो मुख्य सड़क था उसका चौड़ाई 9.15 मीटर था। इसीलिए पुरातत्ववेताओं ने इसे राजपथ कहा है। राजपथ कहा है। सड़क, मुख्य सड़क सहायक सड़कों से जाकर के, या सहायक सड़क मुख्य सड़क में आकर के मिलती थी, और सड़क के किनारे भवन बनाए हुए रहते थे। सड़कों के किनारे साफ सुथरा या साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया जाता था। इसीलिए यह जो सड़क था, सड़क की विशेषता इसे नगर की ओर संकेत करता है। दूसरा जो प्रमुख विशेषता था, इसका जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली इसकी अद्भुत विशेषताओं का संकेत करता है। अद्भुत विशेषता था यह कि इसकी जल निकास प्रणाली काफी अच्छी थी। मुख्य सड़क और सहायक सड़कों के किनारे नाली का विकास किया गया था। मुख्य सड़क के किनारे बड़े नाली का विकास था, सहायक सड़कों के किनारे सहायक नालियों का विकास था। अर्थात घर के कुआं, नल या किसी भी प्रकार के जो भी यूज होते थे पानी का, वह सहायक नलियों से होते हुए मुख्य नली में मिल जाता था। नाली का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था। उसे साफ करने के लिए नाली के मध्य में या बीच बीच में नरमोखे
सिंधु घाटी सभ्यता में इस शब्द का प्रयोग किया गया है नरमुखी अर्थात मेन होल अर्थात एक जिप्सम से बना हुआ ढक्कन का उपयोग किया गया था। उसे उठा करके उसे साफ किया जाता था अर्थात स्वच्छता अर्थात गंदगी से जाम न लग जाए नाली में, इसीलिए नरमुखे का इस्तेमाल किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। अर्थात जल निकास प्रणाली भी नगर योजना की ओर, नगर विशेषता की ओर संकेत करता है। तीसरा है स्नानागार। स्नानागार आधुनिक समय में जिसे हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं उसी प्रकार से था। स्नानागार को सर जॉन मार्शल, जिसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोज हुआ, उन्होंने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है इसे। स्नानागार के बारे में कल भी हम कुछ चर्चा किए थे, कल की क्लास में, प्रथम क्लास में। इसमें हम बताए थे कि स्नानागार का जो निर्माण किया गया था, इसका जो लंबाई था वह 11.88 मीटर था। इसका जो चौड़ाई था वह 7.01 मीटर था और ऊंचाई था वह 2.43 मीटर था। स्नानागार का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी सामूहिक या धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य में किया करते थे। स्नानागार के चारों तरफ कमरा बनाया हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि यह कमरा का निर्माण कपड़ा बदलने के लिए किया गया था। स्नानागार के बगल में एक हवन कुंड भी था। इतिहासकारों का मानना है कि इस स्नानागार का उपयोग सामूहिक स्नान या धार्मिक स्नान के बाद उस हवन कुंड में हवन करने के लिए किया करते होंगे। स्नानागार का एक प्रमुख और विशेषता था कि इसके उत्तर और दक्षिण में ही सीढ़ियां का निर्माण किया गया था। नीचे पकी हुई ईंटों से ढाला जाता था अर्थात पानी गंदा ना हो इसका भी ख्याल रखा जाता था। इसमें पानी कुएं से लाया जाता था अर्थात स्नानागार भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता है और यह भी नगरीय विशेषता की ओर संकेत करता है। अब अगला टॉपिक पर हम बात करेंगे और वह है अन्नागार। अन्नागार जिसको अभी हम गोदाम बोलते हैं या धन रखने का जो स्थान होता है उसे अन्नागार कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अन्नागार का उपयोग करते थे। अन्नागार का जो लंबाई था वह 45.72 मीटर था और चौड़ाई 22.86 मीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अन्नागार का उपयोग लगभग 1 या 2 वर्षों के लिए अन्न को जमा करने के लिए किया करते थे। इसमें उच्च कोटि का हवा आने जाने का भी व्यवस्था किया गया था जिससे अनाज में किसी विशेष प्रकार का खराबी ना आ जाए। सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग पर 12 धान्य कोठरे मिले हैं। धान जमा करने का कोठरा मिला है जो 6 के कतार में अलग अलग पंक्ति में थे। यह भी अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की ओर संकेत करता है। अब अगला पॉइंट पर बात करें हम ईंट। ईंट का जो उपयोग किया गया है वह मिस्र की सभ्यता में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। मिस्र की सभ्यता में इतिहासकारों का मानना है कि जो ईंट का प्रयोग किया गया था वह सुखाया हुआ मतलब धूप से सुखाया हुआ ईंट का प्रयोग किया गया है। परंतु मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन भी मानी जाती है, इसमें पकी हुई ईंटों का तो प्रयोग किया गया है परंतु विस्तार या बड़े पैमाने पर नहीं किया गया है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की पकी हुई ईंट नगरीय योजना की ओर संकेत करता है क्योंकि यहाँ पर पकी हुई ईंटों का
बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा गया है। टेराकोटा, याद रखने की जरूरत है इसे। और यहां पर जो भवनों का निर्माण किया गया है ईंटों से, पकी हुई ईंटों से, इसे इतिहासकारों का मानना है कि यह ग्रिड पद्धति के द्वारा किया गया था। जितने भी भवन का निर्माण, सड़कों का निर्माण किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, वह ग्रिड पद्धति के द्वारा किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन विश्व में एक ऐसी सभ्यता थी जो अन्य सभ्यताओं से अलग था। इसीलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता या अन्य सभ्यताओं से भिन्न माना जाता है। अन्य सभ्यताओं से या तुलना किया जाए तो इस सभ्यता का खोज सबसे बाद में हुआ, परंतु यह सबसे आश्चर्यजनक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसा होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता, और प्रथम साक्ष्य 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर मिला, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय विशेषता या नगर योजना कंप्लीट हुआ। हम इस चैप्टर में या इस आंसर को पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आंसर पूरा करने का जो रूल होता है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वह होता है कि सबसे पहले आप ऊपर में भूमिका या इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद इस पॉइंट को लिखें, उसके बाद लास्ट में जो आप पॉइंट लिखे हैं उसी का निष्कर्ष लिख दें, तब आपका नंबर सटीक आएगा। और मेरा क्लास का भी यही उद्देश्य होता है कि आप एक अच्छे जानकार के साथ आप अंक भी अच्छे लाएं, क्योंकि आज हमारा समाज जो है वह अंक देखता है। आप कहीं भी जाएं तो आप सबसे पहले आप अपने अंक से पहचाने जाएंगे। आपके पास जानकारी बहुत है परंतु आप अंक नहीं अच्छे लाए हैं तो आप वहां तक जा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरा उद्देश्य होता है कि किसी भी वीडियो में या किसी भी क्लास में आप जो भी सीखें आप एक क्रमबद्ध तरीके से सीखें और उसे आप फॉलो करें। आज जितने भी क्लास चलते हैं, आप यदि उन सभी क्लास को देखें, समझें, तो आप एक अच्छे अंक ला सकते हैं, अच्छे जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे एक और वीडियो आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो मैंने बना चुका है, यह मेरा दूसरा वीडियो था, और सिर्फ एक और वीडियो बनाऊंगा और यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरा 4 या 5 वीडियो नहीं चलेगा, जो जरूरी है मैं उसी को बनाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।